I will request the release of the four main releases that we have today. One is guidelines for ecotourism in forest and wildlife area, field guide for monitoring Ganges and Indus River dolphin and associated aquatic fauna and habitat. And third is launch of Nagar 1 guidelines. बैच वाले ऑफिशियल है जो उनके स्टाफ है इनके This is field guide for monitoring Ganges and Indus River dolphin and associated aqua fauna and habitat. And the third is launch of Nagar 1 guidelines. Chief guest, Honorable Minister Shri Bhupender Yadav ji to launch the wetland portal. Now I would like to request Honorable Minister Shri Bhupender Yadav ji to deliver his speech. Sir. आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित इस पर्यावरण विभाग के एक सप्ताह के कार्यक्रम पे मंच पर उपस्थित हमारे विभाग के मेरे सम्माननीय साथी मंत्री सम्माननीय अश्विनी चौबे जी, विभाग के हमारे सचिव श्रीमान आरती गुप्ता जी, मंच पर बैठे हुए विभाग के अधिकारी सुभाष जी, रवि अग्रवाल जी, सौमित्र दास जी, एसपी यादव जी, सामने बैठे हुए विभाग के अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया के सभी साथीगण और सभी प्रबुद्धगण। आज संयोग है कि कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है कि बहुत सारे कार्यक्रम एक साथ जुड़ जाते हैं। आज गांधी जी की जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, आज वाइल्ड लाइफ वीक भी शुरू हो रहा है, आज हमारे डिपार्टमेंट का आत्मनिर्भर वीक भी शुरू हो रहा है और आज एकादशी भी है। संयोग है कभी कभी कोई दिन महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव, वाइल्ड लाइफ वीक, ये सब भारत को बनाने की प्रेरणा को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, उनकी पूरी संकल्पना है कि आजादी के जब 75 वर्ष हमारे देश के पूरे हो रहे हैं तो हमारे देश के सभी मंत्रालयों को भारत को बनाने की जो संकल्पना महात्मा गांधी जी ने करी थी, उन आदर्शों के अनुरूप अपने अपने विभागों के कार्यक्रमों को जोड़ना है। और जो एक विजन उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का दिया है, उस आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मंत्रालय एक सप्ताह डेडिकेट कर रहे हैं, पर ये एक सप्ताह के लिए नहीं है, हमारे कार्यक्रम ये लंबे चलने वाले हैं। और जब हम आजादी के 75 वर्ष की बात कर रहे हैं, जो 75 वीक हर मंत्रालय के द्वारा किए भी जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो आत्मनिर्भर भारत की हमारी संकल्पना है, उस विजन को, उस बुनियाद को आगे बढ़ाने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
महात्मा गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, सार्वजनिक जीवन मूल्यों में, करुणा के विषयों के, सेवा के विषयों के, जीवन के विभिन्न आयामों में हमको जीवन की क्या दिशा लेनी है, जो बहुत ही सदी में ऐसा होता है कि कोई ऐसे नेता का जन्म होता है जो मॉरली, सोशली, एजुकेशनली, पॉलिटिकली समाज को समग्र रूप से प्रभावित है। और गांधी जी ने आजादी के इस आंदोलन को चलाते हुए जीवन के हर पक्ष को, आप किसी भी पक्ष को जीवन में नैतिकता के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, एकाग्रता के साथ कैसे काम किया जा सकता है, कम संसाधनों में जीवन को कैसे जिया जा सकता है, अपने जीवन को समाज के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, परिवार और अपने जीवन में अंतर आए तो किस प्रकार से समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, नीति निर्धारकों के लिए उन्होंने जो ताबीज दिया कि सब जो भी नीति और नियम आप बनाते हो, उसमें गांधी जी का ताबीज यही है कि हमेशा समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का आप चिंतन करो, तभी आप वास्तव में नीति और नियमों को सही तरीके से बना पाओ। वन विभाग की दृष्टि से भी पर्यावरण विभाग के मंत्रालय को चलाते हुए हमारे मन में एक विषय हमेशा रहता है कि हम इस जो प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, इसके हम ट्रस्टी हैं, और इसलिए अपनी नीतियों को बनाते समय एक ट्रस्टी होने के नाते हमें रहने वाले सभी लोगों का उसमें पूरी चिंता करनी होगी। आज के जो नया तकनीकी का वातावरण है, इसमें जो सबसे बड़ा विषय है वो यही है कि जितना भी हम आगे की तरफ बढ़ने की बात करते हैं, उसमें अगर सबसे ज्यादा नुकसान कहीं होता है तो पब्लिक गुड्स का, हवा कहीं खराब होती है, वातावरण कहीं खराब होता है, प्रकृति का बैलेंस कहीं बिगड़ता है, और इसलिए इनको सही नियमों की तरह संचालन किया जाए, इसी के लिए ही हम पर्यावरण मंत्रालय में इस दृष्टि को लेकर के काम करते हैं। और आज इस अवसर पर जो 4 गाइडलाइन हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई है, उसमें सबसे पहला तो सस्टेनेबल इको टूरिज्म की गाइडलाइन को हम लोगों ने जारी किया है। ये सस्टेनेबल इको टूरिज्म का अर्थ क्या है? वास्तव में जब हमारे विभाग के अधिकारियों ने जब भारत के इको टूरिज्म की दृष्टि से देखा, तो कुछ उन्होंने एरिया को, प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे अरुणाचल में ईटानगर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, आसाम में औरंग का नेशनल पार्क हो, बिहार में विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी हो, या गुजरात में गिर नेशनल पार्क हो, या हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल ये एरिया हो, या हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय या किब्बर, मनाली, पोंग डैम लेक, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रकृति की दृष्टि से बहुत अद्भुत क्षेत्र हैं। और हमारे मंत्रालय का मानना है कि वहां पर जंगल भी बचना चाहिए, जीवन भी बचना चाहिए, पर्यावरण भी बचना चाहिए, लेकिन वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनकी लाइवलीहुड भी बढ़नी चाहिए। और इसलिए दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं, उन दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से हम वहां पर इको टूरिज्म को बढ़ावा दें, वहां के पर्यावरण संरक्षण को लेते हुए इको टूरिज्म को बढ़ावा दें, और इसके साथ ही साथ वहां के फॉरेस्ट को, इको सेंसिटिव जोन का जो इको सिस्टम है, उसके बारे में पूरी व्यवस्था को तैयार करें, और वहां के लोगों की भागीदारी से जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, जो आजादी के 75 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना, और जो गांधी जी का भी भारत है, हर गांव, हर क्षेत्र, हर जगह वो पलायन और विस्थापन को मजबूर ना हो, वो केवल ये ना देखे उसको अगर प्रकृति का इतना सुंदर उपहार मिला है तो वहां पर वो सम्मान पूर्वक जीवन कैसे जी सकते। और इसलिए इसके साथ साथ जो सेफ्टी मेजर्स हैं, और सेफ्टी मेजर्स के सारे विषयों को भी ध्यान में रखते हुए लोकल कम्युनिटी के लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए, उनके इको टूरिज्म के डेस्टिनेशन को बढ़ाने के लिए विभाग के द्वारा ये पहली गाइडलाइन हमने अपने आत्मनिर्भर भारत के इस वीक में सस्टेनेबल इको टूरिज्म की जारी करी। दूसरा जो विषय है, जब हम ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमारे मन में ध्यान में आता है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ केवल मनुष्य नहीं है, प्रकृति में रहने वाले सब जीव जंतु भी इसमें आते हैं।
चौबे जी बार बार हमारे को मंत्र जो बताते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्वे भवन्तु में केवल मनुष्य नहीं आता, और इसलिए हमारी जो पूरा इकोसिस्टम है, गंगा का जो इकोसिस्टम है, गंगा की जो प्योरिटी है, उसमें डॉल्फिन की बड़ी भूमिका है। डॉल्फिन एक ऐसे प्राणी के रूप में है जो शायद अगर मैं गलत ना हूँ सौमित्र दास जी यहाँ पे उसके ज्यादा जानकार बैठे हैं कि वो जो खराब मछलियां उनको खा करके और वाटर को प्योरीफाई करती है। इतना बढ़िया इकोसिस्टम है, जो इतना बड़ा प्रकृति का हमारे को उपहार मिला। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को रिवर कंजर्वेशन की जो बात करते हुए कहा था, उसमें डॉल्फिन के लिए उन्होंने कहा था, मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार उस विषय को आगे बढ़ा रहा है। और इसलिए मॉनिटरिंग ऑफ गंगा एंड इंडस रिवर डॉल्फिन्स एसोसिएटेड एक्वेटिक फौना एंड हैबिटेट, उनका जो स्वरूप है, उनका जो हैबिटेट है, उसको पूरा करने के लिए पूरा मंत्रालय के द्वारा एक फील्ड गाइड जारी की गई है। हमारे वन्य अधिकारी और बाकी लोगों के साथ मिलकर एक जन सहभागीदारी के विषय को लेते हुए इस विषय को पूरा करने के लिए काम करेंगे। एक तीसरा विषय जो आज हमने आत्मनिर्भर भारत में अपने मंत्रालय की तरफ से करा है, हालांकि ये जो नगर वन योजना है ये हमारा 2016 से हमारे मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, और हमने तय किया था कि ये जो नगर वन है ये 400 बनने चाहिए। लेकिन पिछले दिनों ये समीक्षा करने के बाद हम लोगों को ये ध्यान में आया कि जो 400 नहीं बन पा रहे, उसके कारण हमारी जो गाइडलाइंस थी उसमें कई प्रकार की हमने उन विषयों को और विसंगतियों को पहचानने का प्रयास किया कि हम ये नगर वन को किस प्रकार से और बेहतर करके ज्यादा पब्लिक का पार्टिसिपेशन उसमें ले सकते हैं। क्योंकि सबको अच्छा लगता है सुबह उठ करके अगर किसी का भी घूमने का मन हो तो किसी को बुरा नहीं लगेगा कि उसके घर के पास एक अच्छा सा वन है। और ये वन बनाने की कल्पना मेरे जो हमारे विभाग के अधिकारियों का भी मानना है कि जब हम कोई नगर वन विषय करते हैं तो केवल जिसको कहते हैं सुंदर दिखने वाले पेड़ नहीं लगने चाहिए, ऐसे पेड़ लगने चाहिए जिससे पशु पक्षी भी फल खा सके। क्योंकि खाली वन पेड़ को हरा करने से नहीं होता है, उसपे पशु पक्षी भी आए, पक्षी भी कम से कम आए। और इसके लिए पूरी नगर वन की योजना को गाइडलाइन को हमने रिवाइज किया है। हमने अब बड़े नगरों को छोड़कर हमारा ये मानना है कि हर छोटे शहर में भी एक नगर वन होना चाहिए। अगर कोई नगर बहुत तेजी से विस्तार की तरफ कर रहा है तो उसके 5 किलोमीटर के दायरे में भी हम नगर वन लगा सकते हैं, ये नहीं बाउंड्री के अंदर, ताकि हरा जितना ग्रीन स्पेस हम नए इस अर्बनाइजेशन के दौर में सुरक्षित कर पाएंगे वो हमारे सबके लिए अच्छा रहेगा। और इसलिए मैं विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने वापस से रिवाइज करके इस गाइडलाइन को शुरू किया है। हमारे पूरे जीवन में झीलों का बहुत महत्व है। मैं तो शुरू से बचपन से अजमेर में रहा, तो उठ के कभी भी घूमने गए तो झील सामने हमारे शहर में दिखती थी। कितने शहर हैं, आप श्रीनगर याद करोगे तो डल झील याद आएगी, आप भोपाल याद करोगे तो वहां की झील याद आएगी, आप हैदराबाद याद करोगे तो आप वहां की झील आएगी, उदयपुर याद करोगे तो वहां की झील आएगी। हिंदुस्तान में ताल तालाब ये हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत का, परंपरा का ये हिस्सा है। इसमें काफी झीलें हैं, लेकिन काफी ऐसी भी झीलें हैं जो वेटलैंड, हमको पता ही नहीं रहता। हम अपने अपने घूमने में रहते हैं, लेकिन इतने माइग्रेटरी बर्ड्स पूरी दुनिया में आती हैं, इतने पक्षी आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है आदमी के लिए कि कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा बना बैठे, हमसे तो परिंदे अच्छे हैं, कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे। तो ये पक्षियों का अपना एक सुंदर संसार। और भारत में इतने ज्यादा पक्षी साइबेरिया से लेके आते हैं, कितना ट्रैवल करते हैं, उनका जो आशियाना है हम एनक्रोच करके कई बार खत्म करते हैं। हमें लगता है जंगल भी ठीक है, लेकिन अगर प्रकृति को बैलेंस करना है तो जंगल भी अच्छा है, घास के मैदान भी उतने ही अच्छे हैं, झाड़ के जगह भी उतने ही अच्छे हैं, वेटलैंड भी उतने ही अच्छे जो हमारी पक्षियों के लिए हैं। और रामसर कन्वेंशन में हमारे जो वेटलैंड्स हैं, उन वेटलैंड्स के प्रति एक हमारा अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहा है, और इसलिए आज हमने वेटलैंड का जो पोर्टल जारी किया है। हम ये चाहते हैं कि अभी जो पर्यावरण के जो हमारे पोर्टल्स हैं वो ऐसे इंफॉर्मेटिव हो कि केवल जानकारी ना, हमारे आसपास हमारे वातावरण से जुड़ने के लिए हमको प्रेरित करें। इसलिए मैं हमारे विभाग के
अधिकारियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने आज़ादी के इस अमृत उत्सव में ये वेटलैंड पोर्टल को भी जारी करके एक नया अवेयरनेस कैंपेन, और आपके आसपास में कहाँ वेटलैंड है, कहाँ जा सकते हैं। भारत के पास चिल्का जैसी बड़ी झील है, भारत के पास सांभर जैसी नमक की इतनी बड़ी झील पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हमारी हर वेटलैंड की भी अपने आप में एक विशेषता है, और इसलिए हमारे जो अभी हमारा पूरा गुड़गांव के पास जो सुल्तानपुर का जो झील है, तो पूरा उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि पूरा एक सुल्तानपुर में पक्षियों के लिए, और बाहर से पक्षी आते हैं। रेणुका सागर जो हमारे हिमाचल में है, वो अपने आप में वेटलैंड का एक अद्भुत नज़ारा है। पंजाब में ऐसा स्थिति है। रोहतक के पास अभी जो करा क्या मिंडावास क्या नाम रोहतक के पास में है, जर्जर के पास में अभी रामासर में करा है। मणिपुर के वहाँ सबसे बड़ी झील। तो ये जो सारा हमारा वेटलैंड का एरिया है, इसकी पूरी जानकारी प्रॉपर इसको मेंटेन करना, और उससे भी बड़ी बात है कि हमारे विभाग ने जो भारत के पास ही 6000 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा हमारे पास है, उसमें कई बीचेस हमारे ऐसे हैं जो दुनिया के बेहतरीन बीचेस हैं। लोग आते हैं और हमारे बीचेस को जो ब्लू टैग जो मिला है, अभी 10 बीचेस को मिला है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत के इस कार्यक्रम में जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं, वहां पर रैली शुरू हुई। पिछली बार मैंने विभाग को कहा था कि कम से कम जो रैली हो, अभी हमारे जो टाइगर रिजर्व है उसमें जो रैली हुई है, सारे 52 टाइगर रिजर्व को हमारे को कवर करेंगे। 3 जगह की आज शुरू हुई है। मीडिया के भी लोग देखने जाना चाहे तो देखिए टाइगर रिजर्व में जरूर। लेकिन अब वहां पे चेतना, मतलब दिल्ली से एक जुड़ाव उनका रहना चाहिए कि हम आज वो रैली पे जहां से भी निकले होंगे, संजय गांधी टाइगर रिजर्व है, कर्नाटका का है, हमारे मध्य प्रदेश का है, लेकिन एक पूरा देश के अंदर एक वातावरण बनना चाहिए। और इसलिए हमने टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी को कहा है कि ये रैलियां भी लगातार दिखाइए। और ये जो टाइगर रिजर्व बचे हैं, हम ये सोचे केवल पॉलिसी इंटरवेंशन है, वो तो एक बड़ा विषय है ही, कोर्ट वगैरह के निर्णय है ही, लेकिन जो नीचे हमारा फॉरेस्ट गार्ड खड़ा हुआ था, कितने फॉरेस्ट गार्ड है जिनको बाघ ने खा लिया, जिनके परिवार खड़ा रहा, उसने अपनी एक भूमिका वहां पे निभाई है, वहां पे खड़ा रहा, जंगल की चोरी के खिलाफ भी खड़ा रहा। ऐसा जो प्रधानमंत्री जी का जो हमारा सपना रहता है कि हम इस अवसर पर उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने निर्माण में भूमिका निभाई, और देश के निर्माण में एक बड़ा आदमी भी भूमिका निभाता है तो एक मजदूर भी भूमिका निभाता है। ये लोकतंत्र का तकाजा है कि हमारी वोट की ताकत सबकी एक है, इसलिए सबका जो देश को दिया हुआ बलिदान है, सबको नमन करना चाहिए। इसलिए हमारे वन विभाग ने तय किया कि हम उन शहीद, हमारे जो वन विभाग के जो रक्षक हैं, उनको भी इस यात्रा में हम उनको सम्मान करेंगे। और एक विभाग के अंदर जिन्होंने विभाग की सेवा करी है, फील्ड में जो विभाग की सेवा करी है, उनको पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। इसलिए अमृत महोत्सव में संयोग से आज हम यहाँ हैं। हमारे माननीय मंत्री अश्वनी चौबे जी अभी तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का दौरा करके आए। मैंने उनसे निवेदन किया अश्वनी जी से कि आपको कॉर्बेट जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा मैं कॉर्बेट जरूर जाऊंगा टाइगर रैली में। मैं खुद भी जम्मू कश्मीर में जो वूलर लेक है वहां पे जा रहा हूँ, और अमरकंटक में भी हमारा विभाग जाकर के कार्यक्रम करेगा। नर्मदा जैसी इतनी पुरानी सभ्यता वाली जो नदी है, जो भारत को प्रेरणा देती है, नर्मदा में 15,000 हेक्टर में हम जो फॉरेस्टेशन का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कल भी हमारे विभाग में 13 नदियों के डीपीआर पे भी काम चल रहा है। आगे उस काम को हम पूरा करेंगे, लेकिन हमारी नदियां हमारे पूरे देश को एक बहुत गौरव का विषय देती है। इसलिए नर्मदा जैसी जो बड़ी नदी है, जो चारों तरफ से पेड़ों से आच्छादित है, उसको भी हमने अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में दिया है। लेकिन अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में हमने एक और जो हमारे बीचेस हैं, वहाँ पे सब जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं। टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व को लेकर के हो रहे हैं। वेटलैंड का विषय मैंने आपको बताया। एक और जो बड़ा विषय है कि मैंने कहा है कि हमारे औद्योगिक विकास के कारण जो सबसे बड़ा विषय रहता है, वो हम ही कचरे को पैदा करते हैं, और सबसे बड़ा तो प्लास्टिक का विषय है। अभी विभाग ने सिंगल प्लास्टिक यूज को लेकर के गाइडलाइन जारी करी है, लेकिन ये सिंगल प्लास्टिक केवल गाइडलाइन से काम नहीं है, इसके लिए अवेयरनेस का विषय है। तो इस हमारे अमृत महोत्सव में इस अवेयरनेस के विषय को लेकर के भी सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और ये 2 तारीख से और 10 तारीख तक हमारे विभाग का ये जो
कार्यक्रम लगातार चलने वाला है। निश्चित रूप से पॉलिसी इंटरवेंशन के स्तर पर, नीचे पब्लिक पार्टिसिपेशन के स्तर पर, पब्लिक अवेयरनेस के स्तर पर और एनजीओ की भागीदारी के स्तर पर और समाज के विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी चिंता के स्तर पर और विभाग के अधिकारियों का भी मनोबल बनाते हुए हमारी जो एक सहभागिता का विषय उसके स्तर पर हम इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है उस विजन को पूरा करने के लिए हम इस अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज गांधी जयंती का दिन है और ये जो सारे विषय हैं जो सबसे बड़ा भाव जो दुनिया में इस समय चाहिए कि हम किसी चीज के ऑनर नहीं है, हम किसी चीज के ट्रस्टी हैं। तो जो ट्रस्टीशिप का जो हमारे मन में जो भाव है वो गांधी जी की ही जीवन पद्धति और वास्तव में गांधी जी ने जो अपना मूल काम किया उसमें उन्होंने हमको अपने सिविलाइजेशनल रूट से जोड़ा, अपने व्यवहार अपने परिधान से लेकर के। जिस समय में देश में एक गुलामी का दौर चल रहा था उस समय में देश के अंदर आम आदमी भी खड़ा हो सके और एक देश निर्माण की कल्पना को कर सके। तो जो सिविलाइजेशनल रूट से जुड़ने की बात है, जिसको मूल भारतीय कल्पना वो संकल्पना कहते हैं और जिसको एक सकारात्मक वृत्ति कहते हैं, उसको गांधी जी ने पूरे देश को दिया है, पूरे देश को जीवन जीने की प्रेरणा दी और मेरे को लगता है कि आने वाले और लंबे समय तक ये देश गांधी जी के मूल्य और विचारों पे चलेगा। और इसलिए आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हमारे विभाग को एक सहयोग मिला है कि आजादी के अमृत उत्सव का ये एक अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है और मेरा मानना है कि ये एक सप्ताह का हमारा आजादी का जो अमृत उत्सव चलेगा इसके कार्यक्रमों की जानकारी मिलेगी, लेकिन और आगे भी चल करके हम पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन के माध्यम से, लेजिस्लेशन के माध्यम से और पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से निश्चित रूप से नीचे बैठे हुए हर गरीब आदमी जो जंगल में बैठा है उसकी भी भागीदारी को लेते हुए हम एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बढ़ेंगे। उसमें हमारे विभाग का भी योगदान रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। पुनः मैं आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में आने की बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि अमृत महोत्सव का ये जो अवसर है इसमें जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन शुरू किया था जिसको उन्होंने स्वच्छता 2.0 का नाम दिया है, आज ही हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी उसके डायरेक्शन को निकाला है। पूरे 1 महीने तक हमारे विभाग में भी इस मंत्रालय में चाहे एनटीसीए हो चाहे कहीं हो, हम एक तरीके से स्वच्छता के वातावरण को अपनी फाइलों के डिस्पोजल से लेके विभाग का जिसको कहते हैं गार्बेज को खत्म करने से लेके आने वाले 1 महीने में हम प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के अभियान को भी आगे बढ़ाएंगे और इन सब विषयों को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को, गांधी जी की प्रेरणा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुमित्र दास गुप्ता जी, एडिशनल डीजी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, to deliver the vote of thanks.